हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी फॉर स्टडी। आज का ये वीडियो मुख्य रूप से पेपर थर्ड का होने वाला है, जो जेपीएससी पहले एग्जाम ले चुकी है 6 जेपीएससी और 7 to 10 जेपीएससी। इसका पेपर थर्ड का आज एनालिसिस करने जा रहा हूँ। पेपर थर्ड बेसिकली सोशल साइंस से संबंधित होगा, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दोनों को इंक्लूड किया जा रहा है। इसी का जो 6 जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं और 7 to 10 जेपीएससी में जो सवाल आए हुए हैं, इन दोनों जो पेपर है उनका मैं ब्रीफ एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। जो पेपर थर्ड था वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी से संबंधित था। ठीक है, ज्योग्राफी में कौन कौन से सवाल आए हैं उसको पहले देखते हैं। क्वेश्चन देखने से पहले आपको थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन समझा दूं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इंस्ट्रक्शन ही नहीं पता हो तो आप आंसर करते समय बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट आपके साथ हो सकता है। तो क्या है, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 is compulsory having 2 marks for each questions, है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का होगा, है ना, 2 मार्क्स का होगा each क्वेश्चन। और the candidate is required to answer 2 long type questions out of 4 questions। और आगे जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ना, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन जो है वो उसमें से आपको 2 क्वेश्चन नेसेसरी है करना, 2 क्वेश्चंस आपको नेसेसरी है करना। ठीक है, जिसमें से 4 क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चंस में 2 क्वेश्चन नेसेसरी है करना। यानी कि प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है, जिसका अंक जो है वो 2 अंक का है प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, और परीक्षार्थी को 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर देना अनिवार्य है, और प्रत्येक का अंक क्या है, 40 मार्क्स का। देखिए, तो पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ना, वो आपको पहले बताता हूं। आंसर ऑल क्वेश्चंस, पहला वाला ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, हु डिफीटेड एंड एसिमिलेटेड द वज्जीज इन द एम्पायर ऑफ मगधा। दैट मीन्स किसने मगध साम्राज्य में वज्जी गणसंघ को हराकर आत्मसात किया था। तो कौन किया था, ये किया था अजात शत्रु। पहला का आंसर होगा डी। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा है हड़प्पा वाज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। यानी कि हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है। तो हड़प्पा जो रिवर है वो सिचुएटेड है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा जो है वो किस नदी के किनारे है, रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी। तीसरा देखो सवाल, तीसरा है आफ्टर द अटैक ऑफ मोहम्मद गजनी हु अमंग द फॉलोइंग रिकंस्ट्रक्टेड द सोमनाथ टेम्पल। यानी कि निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो कौन करवाया था, ये भीमदेव। भीमदेव जो थे, इनके द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया था। किसको, सोमनाथ टेम्पल को, जो किसने तोड़ा था, जो तोड़ा गया था महमूद गजनी के द्वारा। नेक्स्ट देखो, Which मुगल एम्पेरर फॉलोड ऑटोमन सिस्टम ऑफ वार इन इंडिया। मतलब किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था। कौन था वो शासक, तो वो शासक था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन कौन है, अकबर, बाबर, शाहजहां, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये है बाबर। बाबर जो था ना, वो ऑटोमन युद्ध पद्धति को क्या किया था, भारत में अपनाया था। मुगल शासक ये था। ठीक है, फाउंडर इंडिया में। 5वां नंबर सवाल देखो, 5वां नंबर सवाल है हु रोट द हुमायूं नामा। ये तो आपको पता ही होगा। हुमायूं नामा जो है वो किसके द्वारा लिखा गया था। तो देखिए, बदायूनी अबुल फजल या बदायूं अबुल फजल, अहमद यादगार, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो 5वां नंबर है इसका होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप बताइएगा हुमायूं नामा किसने लिखा था। ठीक है, इसी के कोई रिलेटिव, ध्यान रखिएगा। इन विच ईयर द डच लैंडेड इन इंडिया। बोलता है कि कौन से साल में या किस वर्ष डच जो थे वो भारत आए थे। तो डच जो थे वो 1603 ईस्वी में भारत आए थे। ठीक है, ए नंबर। आगे देखते हैं 7 नंबर देखो, 7 नंबर है मित्र मेला वाज लैटर रीनेम्ड एज। मित्र मेला का बाद का पुनर्नामकरण हुआ था, कौन से नाम से हुआ था। तो 7वां का होगा बी, अभिनव भारत समिति। अभिनव भारत
समिति के नाम से इसका नामकरण हुआ था। ठीक है, अनुशीलन मित्र मेला को मित्र मेला इसका। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8 नंबर है स्वराज पार्टी वाज एन आउटकम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स। स्वराज पार्टी जो थी वो निम्नलिखित में से किस घटना के परिणाम स्वरूप आई थी। तो आपको पता था कि जो स्वराज पार्टी थी उसका जो फॉर्मेशन था वो चौरा चौरी घटना के बाद आई थी। और कौन फॉर्म किए थे ये आपको ध्यान में रख लेना है, कौन फॉर्म किए थे प्लस में क्या रीज़न था ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चौरा चौरी जो इंसिडेंट थी उसके कारण से स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। 8वां नंबर डन हो गया। अब देखो नेक्स्ट 9 नंबर बंगम मांझी वाज द लीडर ऑफ, यानी बंगम मांझी नेता था। ये बंगम मांझी जो नेता था वो सफाहोर आंदोलन का। ठीक है, बंगम मांझी का संबंध सफाहोर आंदोलन से है, ये ध्यान रखिएगा। 10 नंबर देखो 10 नंबर है ताना भगत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। ताना भगत मूवमेंट जो था वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो आपको पता होगा ताना भगत का संबंध है जतरा भगत से। ताना भगत का संबंध है जतरा भगत। ठीक है, चलो अब यहां पर आ गया हिस्ट्री से जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे 10 का 10 आपको डन हो गया। अब देखो आंसर एनी 2 दिख रहा होगा यहां, देखो आंसर एनी 2, यानी कि अब यहां पर सेक्शन ए ये जो पार्ट है ना वो यहां पर आपको टोटल देखो डी टाइप यानी टोटल यहां पर 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कौन कौन, एक है 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और एक 5 नंबर। इन चारों क्वेश्चन में आपको कोई 2 को क्या करना है, आंसर करना है। हिस्ट्री में यही एक संभालना है आपको बढ़िया से। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों पार्ट में से आपको कौन सा, और एक झारखंड का हिस्ट्री, ये 4 पार्ट में से आपके पास ऑप्शंस हैं कि कौन कौन से पार्ट को आपको चूज करना है। आपकी जो क्या कह सकते हैं इंटरेस्ट है वो उस पर बेस्ड होना चाहिए। हम मान के चलिए आपको इंटरेस्ट है एंशिएंट हिस्ट्री में, तो आप पहला वाला जो ग्रुप सेक्शन ए है ना आप इसको लिख सकते हैं। आपको है मिडिएवल से तो आप बी लिख सकते हैं। आपको है मॉडर्न से तो ग्रुप सी लिखिए, और अगर आपको झारखंड हिस्ट्री है तो आप डी लिखिए। इन 4 ऑप्शन है आपके पास, इनमें से जो इंटरेस्ट है कोई 2 वो नेसेसरी है लिखना। चाहे वो एंशिएंट और झारखंड लिखिए, मिडिएवल और झारखंड लिखिए, मॉडर्न और झारखंड लिखिए। अक्सर ये देखा गया है कि झारखंड वाला को छूता जरूर है लड़का, तो आपको हम यही ऑप्शन दिए, एंशिएंट, मॉडर्न, मिडिएवल और मॉडर्न, तीनों में से कोई एक, और एक झारखंड का हिस्ट्री। झारखंड का हिस्ट्री क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपके पास उसमें ज़्यादा कंटेंट होगा, तो इसीलिए झारखंड की हिस्ट्री को नेसेसरी करता है बच्चा। और इधर एंशिएंट, मिडिएवल और मॉडर्न में अपने चॉइस के बेसिस पे या इंटरेस्ट के बेसिस पे उसको राइट डाउन करता है। तो देखो पहला जो सवाल था ना वो क्या था, देखो पहला जो सवाल था वो था डिस्क्राइब द मेन फीचर ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चोला रूलर, यानी चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करिए। चोल शासकों की स्थानीय शासन प्रणाली क्या थी, तो देखो यहां आपको ध्यान रखने की बात है कि ये एक राजतंत्रात्मक थी। ठीक है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था। दूसरी बात आप याद रखिएगा कि यहाँ पर उच्च अधिकारी क्या कहलाते थे, पेरू नंदनम। उसके बाद निम्न अधिकारी क्या कहलाते थे वो आपको राइट डाउन करना है, सेरू नंदनम, है ना। संपूर्ण चोल प्रशासन जो था वो 6 प्रांतों में बटा हुआ था। स्थानीय प्रशासन कैसी थी, यानी स्थानीय स्वशासन कैसा था। इसके अलावा सभा, ग्राम सभा, है ना, इसको क्या कहा जाता था। ठीक है, यही सबको आपको क्या करना है, पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। ग्राम बटा हुआ था 30 भाग में, ये स्थानीय प्रशासन है ना। ग्राम था, नाट था, उर था, इसके अलावा महासभा था। ये सारी बातें जो है उस चोल प्रशासन में इंक्लूड की जाएंगी और उनकी विशेषताओं को आपको डिस्क्राइब करना है। होप्सो की दूसरा जो क्वेश्चन है एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित है और चोल शासकों का जो स्थानीय शासन प्रणाली थी वो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है, तो आप इसको जरूर डिटरमाइन करके रखेंगे। देखिए मेरा यहाँ पर क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने का तात्पर्य बस इतना है कि इसके बेसिस पे
आप अपना तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको फिर से हम ये क्वेश्चंस को क्यों रिपीट करवाएं या फिर उसको एक्सप्लेन क्यों करें। आप इसको आधार ले सकते हैं, है ना। देखिए, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन से पूर्व हम लोग 2-3 चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। सिलेबस को ध्यान में रख लेना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ध्यान में रख लेना है। वही तो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। सिलेबस पहले बता चुका हूँ, अब हम आपको बता रहे हैं आपको यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको। इन दोनों को अगर आप बढ़िया से एनालाइज कर लीजिएगा तो आपका तैयारी जो है वो सुदृढ़ हो जाएगी। होप सो कि आपको एंशिएंट वाला पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए मिडिएवल वाला पार्ट में, क्रिटिकली एग्जामिन द पॉलिसी ऑफ टोकन करेंसी ऑफ MBT, दैट मीन्स मोहम्मद बिन तुगलक। इसको शॉर्ट में कहा जाता है MBT, है ना। MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के सांकेतिक मुद्रा नीति का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। तो MBT का जो सांकेतिक मुद्रा थी उसका आलोचनात्मक परीक्षण कैसे करिएगा, ध्यान रखिएगा। ये इल्तुतमिश के बाद दूसरा शासक था, है ना, और ये मुद्रा चलाने वाला। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है कि ये जो नई मुद्रा थी उसका नाम था दोकनी मुद्रा या दोकानी, ठीक है। ये मुद्रा चलाने का काम किया था। इसके अलावा इस क्वेश्चंस में क्या लिख सकते थे, आलोचनात्मक लिखना है ना। आलोचनात्मक का मतलब होता है आपको क्रिटिकली एग्जामिन करना है। देखिए, आप जो पुछल्ले वर्ड है ना, जैसे आलोचनात्मक परीक्षण, ये पुछल्ले वर्ड है ना, इसको हिंदी में कहते हैं। आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि आपको बताना है विशेषता के साथ साथ उसका क्या बुराइयां थी, ठीक है। जैसे अच्छी बात थी कि मुद्रा लेकर आया, लेकिन उसमें क्या खामियां थी वो बताना है। इसके अलावा ध्यान रख लेना है कि ये चांदी का टंका और तांबे का जीतल यूज करता था, अरबी और फारसी भाषा लिखा हुआ था। क्या था आलोचनात्मक परीक्षण वो समझना है। तो कोई डिजाइन इसका प्रॉपर नहीं था। दूसरा, हर घर में टकसाल खोल दिया था। जब ये खोला था ना, ये जब बना रहा था अपना करेंसी या सिक्का, तो उस समय क्या किया था, वहाँ पर जहाँ अपने शासन कर रहा था वहाँ पर बहुत सारे घरों में क्या हुआ था, टकसाल खोल के बैठ गए थे। जाली जो प्रतीक है मुद्रा का वो प्रचलन में आ गया था। कोई पहचान नहीं, करेंसी जो फोर्जरी करेंसी होती थी वो प्रचलन में आ गई थी, तो पूरा इकोनॉमी तहस नहस हो गया था। यही इसमें लिखना होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया मिडिएवल का पार्ट। इसके अलावा देखिए मॉडर्न में, ग्रुप सी में देखिए मॉडर्न में क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इंडिया इन द लिबरेशन मूवमेंट ऑफ द बांग्लादेश। बांग्लादेश के मूवमेंट में या बांग्लादेश के फ्रीडम में, बांग्लादेश के मुक्ति में, मुक्ति आंदोलन में भारत की भूमिका का आलोचनात्मक परीक्षण। ये वाला बात ध्यान में रखिएगा, आलोचनात्मक परीक्षण। क्रिटिकली एग्जामिन का 2 सवाल यहाँ आ गया था, इस 6 JPSC का है, ठीक है। तो आलोचनात्मक, इसका पृष्ठभूमि देखना है, आवामी लीग का विजय है ना, शेख मुजीबुर रहमान का कंसेप्ट है, क्या फायदा और क्या नुकसान हो गया था भारत को इस वॉर में, वो आपको सारे इंक्लूड करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन डी है आपका झारखंड का हिस्ट्री। क्या है, टू व्हाट एक्सटेंट बिरसा मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सरदारी मूवमेंट होना चाहिए था, या सरदार आंदोलन से ही कैसे प्रभावित था। बिरसा आंदोलन किस हद तक सरदार आंदोलन से प्रभावित था। बिरसा आंदोलन के प्रभावों की विवेचना करिए। सवाल तो समझ गए होंगे कि बिरसा आंदोलन जो था वो कनेक्टेड था, कहीं ना कहीं इसका नेचर देखेंगे ना तो सरदारिया से मिलता जुलता है। दूसरी बात, उसी सरदारिया का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है बिरसा आंदोलन। तीसरी बात आपको यहाँ पर एक और है क्वेश्चन का पार्ट, वो है आपका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। डिस्कस द इफेक्ट्स ऑफ द बिरसा मूवमेंट। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ बिरसा मूवमेंट, यू हैव टू राइट डाउन, ओके। इम्पैक्ट क्या था वो भी आपको ध्यान में रख लेना होगा। CNT जैसा एक्ट लेके आता है इम्पैक्ट, ठीक है। इम्पैक्ट क्या रहा था तो वो आपको समझ में, बैठ बेगारी प्रथा को समाप्त कर दी गई थी। ये सारी चीजें इंक्लूड किए। मैं आंसर नहीं करूंगा, आपको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इस तरह के सवाल बने हैं, ठीक है। होप्सो कि हिस्ट्री का पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए ज्योग्राफी का पार्ट। जैसे हिस्ट्री में अभी आपको बताए कि 2 पार्ट होगा, एक पहला और उसके बाद दूसरा से लेकर के छठा तक। देखिए है ना यहाँ पे, दूसरा से लेकर के 5वां तक, 2 से लेके 5 तक आपको सवाल बनेंगे, ठीक है। 2 से लेकर के 5 तक वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। 2, 3, 4 और 5, ये 4 क्वेश्चन में कोई 2 करना है, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन में कोई 2 करना है, और जो पहला क्वेश्चन है इसका वो नेसेसरी है, सब क्वेश्चन इसको करना है। कहने का मतलब प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य रूप से इसका अंक है 2 अंक का। इसके अलावा जो
4 दीर्घ उत्तरीय है, मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 4 को है, उसमें से 2 आंसर नेसेसरी करना, और ईच क्वेश्चन का मार्क्स जो है वो टोटल आपका 40 मार्क्स का, यानी 42 जाए 80 यहां पर, है ना। 2 क्वेश्चन का मार्क्स यहां पे ध्यान में रख लेना लॉन्ग आंसर का। अब आओ आगे आंसर, क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना। देखो पहला वाला का है आंसर ऑल क्वेश्चंस। क्या है क्वेश्चन वो देखो। पहला जो क्वेश्चन है वो है हु फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड दैट ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी कि किसने सर्वप्रथम यह स्थापित किया था कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। किसने स्थापित किया था, तो ध्यान रखिएगा ये किए थे जोहान्स केपलर। जे केपलर का मतलब होता है जोहान्स केपलर, ध्यान रखिएगा। जोहान्स केपलर ने ग्रह गति नियम दिए थे, उसी के बारे में बात कर रहा है। दूसरा सवाल था ह्यूमिडिटी इज द रिजल्ट ऑफ, यानी कि आर्द्रता जो है वो किसका परिणाम है, तो आर्द्रता जो है वो हवा में नमी की उपस्थिति का परिणाम है। ऑप्शन 4, ठीक है। सी नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स इज फाउंड इन कार्स्ट रीजन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति जो है वो कार्स्ट प्रदेश में पाई जाती है। तो कार्स्ट प्रदेश में ना वो कैसे पाई जाती है, तो वो सिंक होल जैसी जो स्थलाकृति है वो पाई जाती है, ठीक है। सिंक होल जो स्थलाकृति है या लैंडफॉर्म है वो कहाँ पाई जाती है, वो कार्स्ट रीजन में, ठीक है, कार्स्ट प्रदेश में। सी कंप्लीट। अब डी देखो, डी सवाल है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन इंडिया इज फाउंड इन, बोलता है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो वह पाई जाती है आसाम और केरल में, ठीक है। आसाम और केरल में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाई जाती है। नेक्स्ट देखो ई नंबर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इंडिया हैज द लार्जेस्ट डिपॉजिट इन द वर्ल्ड, भारत में या कह सकते हैं निम्नलिखित खनिजों में से भारत किस खनिज का विश्व का सर्वाधिक भंडारक है। तो सबसे बड़ा भंडारक किसका है, तो कायनाइट का। कायनाइट का सबसे बड़ा भंडारक कौन है, तो भारत है। नेक्स्ट देखो, लेटेराइट प्रोडक्शन इन इंडिया इज हाईएस्ट इन, मतलब भारत में लेटेराइट मृदा का सर्वाधिक जमाव किस राज्य में है। तो भारत में जो सर्वाधिक लेटेराइट मृदा है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है आपका झारखंड में, ठीक है। झारखंड में, मतलब एफ का कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर, झारखंड में। क्लियर है, आगे आओ। जी नंबर, ठीक है। जी नंबर है विच सेंसस ईयर इज नोन एज द बिग डिवाइड और डेमोग्राफिक डिवाइड इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। इसका आंसर होगा डी, ठीक है। इसका आंसर होगा बी, सॉरी 1921 वाला का टिक किए बी पर और बोल रहे हैं डी, ठीक है। 1921 को कहा जाता है बृहद विभाजक, इसको कहा जाता है बृहद विभाजक, ठीक है। या इसी को या और का एक और नाम से जाना जाता है जनांकीय विभाजक, ठीक है, 1921 को। नेक्स्ट देखो एच नंबर, टोडा ट्राइब मोस्टली रिसाइड इन, यानी टोडा जनजाति मुख्यतः निवास करती है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है, तो तमिलनाडु में टोडा का संबंध है टीएन से, टीएन स्टैंड्स फॉर तमिलनाडु शॉर्ट में, ठीक है। चलो आगे, आई नंबर, द हाईएस्ट वाटरफॉल इन झारखंड, चलो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। हाईएस्ट वाटरफॉल जो है वो बूढ़ाघाघ है ना। झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, वो आपका है बूढ़ाघाघ जलप्रपात। नेक्स्ट देखो, वेयर ब्लैक सॉइल इज फाउंड इन झारखंड, ठीक है, 10 नंबर, यानी कि झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो झारखंड में काली मिट्टी जो है वो पाई जाती है ये राजमहल पहाड़ी प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि वहाँ का जो मिट्टी का जो फॉर्मेशन हुआ था वो वोल्केनिक इरप्शन के बाद जो फॉर्म हुआ है मिट्टी, उसके बाद वाला मिट्टी वहाँ पाया जाता है राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर है, तो होप सो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डन हो गया होगा। अब आगे आओ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसको कहते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, मतलब 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन में आपको कोई 2 करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास ऑप्शन है, देखो, डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कंस्ट्रक्शन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ,
यानी कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर भूकंप विज्ञान किस प्रकार प्रकाश डालता है, व्याख्या कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो सिस्मोलॉजी है वो क्या करता है, इम्पैक्ट करता है किसके संरचना में, तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना में, है ना। तो आपको बताना होगा कि अंदर में कौन कौन से रेज जो है वो पास कराए जाने पे अंदर का जो संरचना है वो पता चलता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, और एक और है लव वेव्स, एल जिसको कहते हैं, प्राइमरी PS और L, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स और लव वेव्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इन सब का जो प्रभाव है वो पड़ता है किसमें, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 3। इन रिसेंट टाइम शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया इज शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, क्या बोल रहा है, जो रिसेंट टाइम में है या वर्तमान समय में भारत का जो चीनी उद्योग है वो उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है, तो देखो इसके पीछे बहुत सारा रीजन है। इसके पीछे रीजन जो है वो आपका क्या हो सकता है कि जो साउथ तरफ का जो रीजन है ना, वहां पर क्या होता है, तो जो प्रोडक्शन होता है गन्ने का, उसमें जो प्रति हेक्टेयर उत्पादन है वो ज्यादा होता है। दूसरा क्या कर सकते हो कि वो एक उष्णकटिबंधीय जलवायु वहां पर पाई जाती है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु में जो गन्ना है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा कर सकते हो कि वहां का जो पेराई है, पेराई मतलब होता है उसको वो क्या कहते हैं उसको, अरे वो कल में डाल करके, कल क्या होता है, अब वो जैसे उसको गन्ने का जो जूस है उसको निकालने की मशीन को कल कहते हैं हम लोग लोकल लैंग्वेज में। ठीक है, और पेराई का मतलब होता है उसका जूस को निकालना, पेराई करना। ठीक है, तो पेराई का जो टाइम पीरियड है वो थोड़ा सा लंबा होता है साउथ में, तो क्या होता है ना कि टाइम मिल जाता है और उसका गुड़ निकालने का, या कह सकते हैं कि गन्ना का ये जूस निकालने का। ठीक है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये सब कुछ सब नहीं बता रहा हूं मैं, कुछ कुछ बता रहा हूं। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण से क्या हो रहा है कि भारत में जो चीनी उद्योग है वो उत्तर से कहां चली जा रही है, दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जा रही है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, होप सो यहां तक। अब आगे देखो, स्वतंत्र अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत की तीव्र नगरीकरण का सकारण विवरण प्रस्तुत कीजिए। यानी कि वो क्या कारण है जिसके कारण से भारत में आजादी के बाद क्या हो रहा है, जो क्या कह सकते हैं अर्बनाइजेशन है, मतलब नगरीकरण है या शहरीकरण जिसको कह सकते हैं, वो बढ़ा है। बहुत सारा फैक्टर है। आज़ादी के बाद हम लोग क्या हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए। इंडिपेंडेंट होने के बाद फ़ायदा ये हुआ कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाने लगी अर्बनाइजेशन को लेकर के। यहाँ के लोगों का पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम ग्रोथ हुआ, जीडीपी में वृद्धि होने लगा, है ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ा, है ना, बहुत सारा ऐसा फैक्टर है। और यही कारण है कि वो नगरीकरण को प्रमोट किया। क्लियर है, यही सब आपको राइट डाउन करना है। होप सो कि 4 नंबर सवाल भी आपका डन हो गया होगा। अब देखो नेक्स्ट 5वां नंबर सवाल है, एक्सप्लेन द रूरल सेटलमेंट टाइप इन झारखंड। झारखंड में ग्रामीण अधिवास के प्रकार, तो कितने प्रकार के अधिवास होते हैं, संघत, है ना, ये सब कुछ टाइप है किसका, ग्रामीण अधिवास का। तो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है कि ग्रामीण जो अधिवास है वो कितने प्रकार के, सबसे पहले समझाना होगा कि ग्रामीण अधिवास होता क्या है, उसके कितने टाइप्स हैं, और सारे टाइप्स को ब्रीफ एनालिसिस करना है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा बढ़िया से भरा पूरा हुआ आंसर होना चाहिए। ठीक है, हल्के में नहीं खाता है जेपीएससी, पूरा भर मुंह खाता है। ठीक है, समझ गए होंगे आप मेरी बात को। देखो ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो 6 जेपीएससी में आया था वो तो डन हो गया, 6 जेपीएससी वाला डन हो गया। अब आपको आते हैं 7 to 10 जेपीएससी वाला में कि कैसा सवाल बना था। चलो अब देखते हैं हम 7 to 10 जेपीएससी में, 7 to 10 जेपीएससी में कैसे सवाल बने थे। पेपर थर्ड का है ना, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। क्लियर है, देखो सेम सिचुएशन यहां भी होगा, आपको वो समझाने की जरूरत नहीं होगी। The answer of the question number 1 is compulsory, having 2 marks for each, and objective type question. The candidate is required to answer 2 long type questions out of 4 questions, each carrying 40 marks. ध्यान रख लेना होगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर अनिवार्य है जिसमें 2 अंक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। परीक्षार्थी 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में से किन्हीं 2 का आंसर देना है। ठीक है, सेम सिचुएशन जैसे 6 में आया हुआ था सेम यहाँ भी आया है। ठीक है,
तो आपको यही वाला फॉलो करना है, बस आपको फिर से समझना है कि ट्रेंडिंग कैसा था सवाल का, बस और कुछ नहीं हमको समझाना है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखो, पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पहला क्या है, द ब्यूटीफुल फिगर ऑफ द डांसिंग गर्ल फाउंड एट मोहनजोदारो वाज मेड ऑफ, यानी कि मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी, तो इसका आंसर होगा बी, कांसा की बनी हुई थी। ठीक है, दूसरा सवाल देखो, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ, यानी कि स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था, तो चोल प्रशासन का। अभी आपको हम बताए थे ना कि चोल प्रशासन में जो ये था स्वशासन था वो कैसा था, वो स्थानीय स्वशासन वाला था। ठीक है, ध्यान रख लेना होगा। नेक्स्ट देखो, थर्ड नंबर सवाल जो है वो है द मिलिट्री डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत वाज नोन एज, यानी कि दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था, तो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन बी। ठीक है ना, किसके सामने आप अर्जी रखोगे, तो सैन्य विभाग के सामने, बड़ी मार मारता है ना, इसीलिए ऐसे आप याद कर सकते हो, नेमोनिक्स से ये। 4 नंबर सवाल है, व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का ओरिजिनल नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा ए, फरीद था। नेक्स्ट देखो, दारा सिको वाज द ऑथर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बुक, दारा सिको जो था वो निम्नलिखित में से कौन सा बुक का वो लेखक था, तो वो उपयुक्त सभी होगा इसमें, सफीनुत उल औलिया, सकीनत उल औलिया, मजमा उल बहरीन या बहरैन, है ना। ये जो तीनों सवाल जो बुक है उसका लेखक था दारा सिको। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन विच ईयर अ रॉयल कमीशन वाज अपॉइंटेड टू एग्जामिन द ट्रैफिकिंग ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स इन इंडिया, यानी कि देखो भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। ठीक है, तो इसका ना सवाल का आंसर हमको एप्रोप्रिएट नहीं मिल रहा था, लेकिन कहीं कहीं हमको दिखा है 1893 में। ठीक है, 1893 में भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच के लिए राजकीय आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो 7 नंबर, गांधीवास, थोड़ा सा समय दीजिए, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम। देखो, गांधी वॉज थ्रोन आउट ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ड्यूरिंग हिज फर्स्ट जर्नी फ्रॉम डरबन टू, यानी कि गांधी जी को उनकी प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था जब वो अपनी प्रथम यात्रा जो थी वो डरबन से किस स्थान जा रहे थे, तो डरबन से ही कहाँ जा रहे थे, तो प्रिटोरिया। ठीक है, गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे और उनको फर्स्ट कंपार्टमेंट के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हु गेव द फेमस कॉल चलो दिल्ली, है ना, मतलब दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, चलो दिल्ली का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था, तो बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। नेक्स्ट देखो 9 नंबर, व्हाई वाज द बिरसा मुंडा रिलीज्ड फ्रॉम प्रिजन ऑन 30 नवंबर 1897 CE बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज सेंटेंस, यानी कि 30 नवंबर 1897 ईस्वी को सजा की अवधि की समाप्ति के पहले ही क्या किया गया था, बिरसा मुंडा को जेल से बाहर निकाल दिया गया था। इसके पीछे क्या कारण था, तो इसका आंसर होगा, देखो ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन किया जा रहा था, सम्राज्ञी जो थी विक्टोरिया, इनकी डायमंड जुबली, यानी कि एम्प्रेस विक्टोरिया की डायमंड जुबली सेलिब्रेशन था, उसी के अवसर पर जो बिरसा मुंडा थे इनको 30 नवंबर 1897 को क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है जेल से। ठीक है, आगे आते हैं। देखो 10 नंबर क्या है, 10 नंबर है, व्हेन वाज द गया सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन विच 800 ट्रेवल्स फ्रॉम द छोटा नागपुर पार्टिसिपेटेड, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था, तो गया अधिवेशन का सीधा संबंध बस जान लो 1922 में। ठीक है, बीपीएससी में भी सवाल आया हुआ है। ठीक है, चलो अब लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन देखो, और इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि आपको ये इसलिए देखना है क्योंकि लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाता है, यहाँ पर 40 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो लॉन्ग टाइप में पहला जो सवाल था, डिस्कस द मोस्ट इंप्रेसिव फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो
सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं का चर्चा जब करना है तो वहाँ पर सामाजिक स्थिति कैसी थी, राजनीतिक स्थिति कैसी थी, आर्थिक स्थिति कैसी थी, है ना, नगर निर्माण कैसा था, है ना, नगर नियोजन पद्धति कैसी थी, इन सारी चीज़ों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे देखिए, क्रिटिकली एग्जामिन द अचीवमेंट एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का क्या उपलब्धि था, उसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है, ध्यान रखिएगा। शेरशाह सूरी की उपलब्धियों और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी कि आपको अच्छे गुण बताने हैं, उसमें क्रिटिसिज्म ढूंढ लेना है ना। देखो इस सवाल का आपको एक नॉर्मल टैक्टिक्स बता देते हैं हैंडल करने का। जैसे हम लोग किसी का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ाई करते हैं, उस बड़ाई में कुछ कुछ चीज़ों को छिपा के रख देते हैं। अरे भाई यार वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन 1-2 घंटा पढ़ता है, ये हो गया आलोचनात्मक परीक्षण। पढ़ता तो है पर 1-2 घंटा पढ़ता है, उसको पूरा 8-9 घंटा पढ़ना चाहिए, ये आलोचनात्मक परीक्षण है। अच्छा ही बताए पर उसमें कुछ कमियां ढूंढ लिए। क्लियर है। तो शेरशाह सूरी जो थे, इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है, सूरवंश के स्थापना में, ठीक है। सेकेंड अफगान भी यही है। तो उनका कार्यों का क्या करना है ना, उपलब्धियों का आलोचनात्मक परीक्षण कर दीजिए, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपको समझना होगा उसके बारे में, जब हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाएंगे ना, ठीक है, तो आपको हम इन सारी चीज़ों को बताएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है। देखो तीसरा नंबर सवाल, डिस्क्राइब द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका का वर्णन करें। अब इनकी भूमिका इतना ज़्यादा है कि कहा नहीं जाता है। चंपारण, खेड़ा, है ना, इसके अलावे आपको भारत छोड़ो आंदोलन या फिर कह सकते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, उसके पहले भी हुआ है, जैसे असहयोग आंदोलन हो गया, इसके बाद खिलाफत के टाइम पर भी चलाया गया था, उनका कंट्रीब्यूशन उसमें भी है। तो इसको सीक्वेंस में करिएगा, आगे पीछे नहीं, हम आगे पीछे बता रहे हैं, ध्यान रहे। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे देश की आज़ादी में, है ना, गांधी जी का, यानी कि आज़ादी के पहले बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, उन सारे आंदोलनों में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। गांधी जी का जन्म से स्टार्ट करिए, उनका इंसिडेंट भारत में ला करके उसके बाद कौन कौन से घटना से प्रारंभ करते हैं वहाँ से स्टार्ट करिए, ठीक है। और सीक्वेंस वाइज में सारा का सारा एक्सप्लेन करना है। हम इसी क्वेश्चन को छुए थे, यही क्वेश्चन मेरा लिखा हुआ था, ठीक है। शेरशाह सूरी वाला हम नहीं लिखे थे, ये मॉडर्न वाला लिख के गए थे, ध्यान रखिएगा। एक और चीज़ जो बढ़िया बात है, प्रिपरेशन जो करके जाते हैं, हो सकता है वहाँ पर आपको उस टाइप के क्वेश्चंस ना मिले, तो आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो आप दूसरे सेगमेंट का भी लेके चले, मतलब बैकअप प्लान हमेशा तैयार रखें। रीज़न क्या है, अगर वहाँ फंस भी गए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो पढ़ के गए थे हम मिडिएवल और झारखंड का हिस्ट्री, क्लियर है, पढ़ के गए थे मिडिएवल मतलब मध्यकालीन भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास, और वहाँ लिख के आए हम आधुनिक भारत का इतिहास और झारखंड का इतिहास। तो मेरा तैयार था आधुनिक का भी कुछ कुछ पॉइंट और उसमें से गांधी जी वाला आ गया था। तो मेरा यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जब कभी भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी एक सेगमेंट का, तो दूसरा सेगमेंट का कुछ कुछ पॉइंट को जरूर ध्यान में रख लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट को, कि पहले आया है कि नहीं। अगर पहले आया है तो थोड़ा एक्सक्लूड कर सकते हैं, लाइटली ले सकते हैं, पर श्योर नहीं है। आप ये नहीं कर सकते हैं कि पिछले बार आया तो इस बार नहीं आएगा, एकदम ये ध्यान में रखिएगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आए हैं, ठीक है, डायरेक्ट नहीं पर इनडायरेक्ट जरूर है, क्लियर है। देखो गांधी जी का कहानी हो गया क्लियर, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका। अब देखो लास्ट वाला जो 4th नंबर था, वो झारखंड का इतिहास था। आफ्टर बिरसा मुंडाज मूवमेंट द स्ट्रगल ऑफ ट्राइबल ऑफ झारखंड गेव अप इट्स मिलिटेंट एंड वायलेंट मेथोडोलॉजी एंड टुक कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पीसफुल काउज। हाउ फार डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। बोलता है कि बिरसा मुंडा आंदोलन के बाद झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष ने अपना उग्रवादी एवं हिंसात्मक जो स्वरूप था ना, उसको त्याग करके और संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया गया। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ऑब्वियस ही बात है कि जो बिरसा मुंडा आंदोलन था वो खतरनाक था, मार काट पे पड़ा हुआ था, है ना। वो जो 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है क्रिसमस डे, उसी दिन वो धूम मचा रखे थे, तो कहीं ना कहीं मार काटू कर रहे थे। तो वो कैसा था, वो था खूनी, है ना। लेकिन इसके बाद जो मेथोडोलॉजी था ना, वो कैसा था, वो अहिंसात्मक था और शांतिपूर्वक
पूर्ण काम कर रहे थे, ये लोग आंदोलन चला रहे थे नो डाउट, लेकिन शांतिपूर्वक या संवैधानिक तरीके से, ठीक है, हिंसात्मक नहीं था, अहिंसात्मक था, क्लियर है, उग्रवादी स्वरूप नहीं था, क्लियर, क्योंकि गांधीयन आइडियोलॉजी तो जो था वो झारखंड में भी व्याप्त होने लगा था, और यही कारण था कि ताना भगत आंदोलन जैसे आंदोलन को आप देखेंगे तो उसमें मारपीट नहीं होता है, वो घंटी बजाना, धोती पहनना, गांधीयन टोपी पहनना, है ना, और जो सड़क पर है वो अपना विरोध प्रदर्शन करना, ठीक है, टाना बाबा टाना रे टुन टुन टाना रे, वो गाना गाना, है ना, ये सारी चीज़ें जो थी वो कैसी थी, अहिंसात्मक थी। तो कहीं ना कहीं वैसा स्वरूप आपको दिखेगा। ये सवाल छुए थे हम, तो आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हिस्ट्री पार्ट का। 7 to 10 में जो हिस्ट्री का सवाल था वो कुछ इस तरह था। अब आगे आते हैं ज्योग्राफी का। जो ज्योग्राफी का सेगमेंट था 7 to 10 में सेम सिचुएशन यहाँ भी रहा है। यहाँ मैं नहीं समझाने जा रहा हूँ कि पहला ऑब्जेक्टिव होगा और दूसरा जो सवाल है वो वस्तुनिष्ठ है, या सॉरी कह सकते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा ये सवाल जो है वो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, ठीक है, दीर्घ उत्तर, ये प्रश्न उत्तर है जो 40 मार्क्स का होगा, सेम है ना, तो उसको समझाने की जरूरत नहीं है। देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में समझना है यहाँ पे आपको कि अकॉर्डिंग टू वेगनर द कॉन्स्टिट्यूएंट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स, यानी कि वेगनर के अनुसार महाद्वीप जो थे वो प्रभावित हुए थे। किधर प्रवाहित हुए थे? तो आपको ध्यान में रख लेना है, ये भूमध्य रेखा एवं उत्तरी ध्रुव की ओर। देखो एक और चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, सारे के सारे सवाल मैं अपने बेस्ट रिसोर्सेस का यूज करके आंसर किया हूं। जितना भी सवाल है उसका जो आंसर है वो अपने बेस्ट रिसोर्सेस का यूज किया हूं। हो सकता है कि कुछ सवालों का आंसर गलत हो, ठीक है। अगर आपको लगे कि कोई सवाल का आंसर गलत है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा ताकि मैं उस कमेंट को पिन कर दूं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हो सकता है ह्यूमन एरर के वजह से। तो वेगनर के अनुसार महाद्वीप जो थे वो किधर प्रभावित हुए थे? इक्वेटर एंड नॉर्थ पोल। दूसरा सवाल देखो, टेम्परेट साइक्लोन अकर बिटवीन विच लैटिट्यूड, बोलता है शीतोष्ण चक्रवात, ठीक है। उष्ण नहीं शीतोष्ण पूछा है। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों के मध्य उत्पन्न होते हैं? तो ये जो शीतोष्ण ये चक्रवात है वो कहाँ होते हैं? तो कहाँ गया? 35 to 65। देखो ये ए नंबर, उत्तर दक्षिण में। शीतोष्ण बोला है, उष्ण नहीं बोला है। उष्ण जो होता है ना वो आपका 0 डिग्री से आसपास में होता है, तो 0 डिग्री के पास में आसपास है तो वो तो उष्ण हो जाएगा। हमारा यहाँ सवाल बना शीतोष्ण का, इसीलिए 35 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 35 नॉर्थ और साउथ, 35 to 65 नॉर्थ और साउथ दोनों ध्यान रख लेना, दोनों ऊपर में भी और नीचे में भी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एवरेज एनुअल टेम्परेचर ऑफ ओशन? तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, डिग्री सेल्सियस में न दे करके यहाँ पर बता दिया, पूछ दिया है डिग्री फ़ारेनहाइट में। यही तो सवाल है, तो ध्यान रखिएगा इसका जो आंसर होगा वो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। क्लियर है? यानी कि महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो 63 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। क्लियर हो जाना चाहिए आपको। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, 4 नंबर, कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ, यानी कि कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? वो है नदी आपका सुरु नदी, ठीक है। ये कारगिल जो अवस्थित है वो है किस नदी के किनारे? तो सुरु नदी के किनारे, सुरु नदी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 5वां नंबर जो सवाल है ना वो तेनूघाट पावर प्रोजेक्ट इज कंसर्न्ड विथ, यानी कि तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र जो है वो कैसा है? ताप विद्युत का है, डी नंबर। एक तेनूघाट वाला कैसा है? ताप विद्युत। नेक्स्ट देखो 6 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे? लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है ये आपको ध्यान में रख लेना। कहाँ है? निम्नलिखित में से कौन एक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? तो जो सबसे लंबा है ना वो है NH44, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 नंबर, हु प्रोपोंडेड बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, यानी कि द्वैतारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी? तो द्वैतारक परिकल्पना जो था वो HN रसेल के द्वारा किया गया था। कहाँ? डी नंबर, HN रसेल के द्वारा। फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर सवाल है,
विच इरोजनल एजेंट फॉर्म्स ज्यूजेन, यानी अपर्दन का कौन सा कारक ज्यूजेन का निर्माण करता है? तो ज्यूजेन का निर्माण करता है कौन? देखो पवन यहां पर हो जाएगा, ठीक है। विंड करता है ज्यूजेन का निर्माण, विंड। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी 8 नंबर का। 9 नंबर देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स हैव हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स इन झारखंड एज पर 2011 सेंसस। तो ऑप्शन जिस है ना उसी के बेसिस पे आपको जाना है। ऑप्शन तो बहुत सारा है लेकिन इसका ऑप्शन होगा खूंटी, सिमडेगा और गुमला। यानी कि 2011 की जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित किस समूह के जिले में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव जो है वो पाया जाता है? तो ये हो गया ऑप्शन सी नंबर। अब नेक्स्ट देखो 10 नंबर। 10 जो सवाल है, Which of the following districts in Jharkhand has got highest irrigated area? हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया कहाँ है? यानी कि झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है? तो कहाँ है सिंचित क्षेत्र? वो है आपका पलामू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इसका क्या कहानी है थोड़ा समझो। उष्णकटिबंधीय चक्रवात, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात, यहां सवाल बन गया उष्णकटिबंधीय चक्रवात का, और ये थोड़ा इसका आंसर लंबा होता है। चक्रवात का मौसम का वर्णन करिए, कैसा मौसम होगा, कितना गर्जना होंगी, है ना। इसके अलावे वहां पर जो मौसम है वो कैसा होगा उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ये चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं, मतलब कि आपको जो बताना कि कहाँ पर ये फॉर्म करता है, ठीक है, ध्यान रख लेना होगा। तो उष्णकटिबंधीय है, उष्णकटिबंधीय जो है वो इक्वेटर के आसपास का रीजन जो है वहां पर करेगा, ठीक है। कौन कौन से मार्ग से गुजरते हैं ये भी ध्यान रख लेना होगा। तो कैरेबियन है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, चीन जो है वहां पर भी इसका पाया जाता है, चीन नहीं, हिंद महासागर वाला कुछ कुछ रीजन में भी पाया जाएगा। इसका मार्ग जो है वो पाया जाता है हिंद महासागर वाला रीजन में, ठीक है। ये हो गया आपका पहला नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन डन हो गया होगा, होप सो। दूसरा देखो, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन। कहने का मतलब भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण एवं इसकी प्राकृतिक वनस्पति के अंतर संबंध का वर्णन कीजिए। देखो कहीं ना कहीं जो वर्षा होती है ना वो डिपेंड करती है वहां की वनस्पति पर, नहीं उल्टा बोल दिया, जो वहां किसी भी प्लेस की जो वनस्पति है ना वहां की वर्षा पर डिपेंड करती है, सॉरी, किस टाइप की वनस्पति पाई जाएगी उस क्षेत्र में वो पूरी तरह से डिपेंड करता है वहां की वर्षा। अब एवरग्रीन फॉरेस्ट है, बारिश ज्यादा हो रही होगी तभी एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, ऑब्वियस सी बात है ना। तो आप थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करके लिख सकते हो। ये है सवाल कि भारत में वार्षिक वर्षा के वितरण पर एवं पहले तो बताना कि कैसा है वितरण, कहाँ कितना है, मैप ड्रॉ करके बता देना कि कितना है, 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, लेस देन 100 सेंटीमीटर, कहाँ कहाँ पाई जाती है, और वनस्पति से इसका अंतर संबंध क्या होगा, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन। ऑब्वियसली आपको जो सवाल का जो मेन बात है वो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्षा का संबंध वनस्पति से जोड़ के आंसर करना है, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल देखो, क्रिटिकली इवैल्यूएट द फेवरेबल फैक्टर टू एस्टैब्लिश एंड डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बोलता है भारत में लौह एवं इस्पात उद्योग की स्थापना एवं विकास में सहायक कारकों की समीक्षा कीजिए, है ना। क्या क्या इस्पात उद्योग, पहले तो बताना होगा कि भारत में लौह इस्पात उद्योग कितना इंपॉर्टेंट है ना, क्या फैक्टर है इसका, यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है और क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारा देश में डेवलपमेंट को लेकर के। इसके अलावा कहाँ कहाँ स्थापित किया गया है, कौन कौन से कंट्री का इसमें सहयोग रहा है ना, ये सब चीज़ों को इंक्लूड करिएगा। और विकास में कहीं ना कहीं ये सहायक है, कैसे, ये सारे फैक्टर्स को आपको राइट डाउन करना है। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 4 नंबर, डिस्कस इन डिटेल द अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड। यानी कि झारखंड में कोयले की उत्पत्ति एवं वितरण की विस्तार से चर्चा करें। कैसे फॉर्मेशन हुआ है कोयले का, कौन से काल में हुआ है, कौन से टाइप का कोयला यहाँ पर पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में, या कौन कौन से टाइप के कोल वहाँ पाए जाते हैं, इन सारे चीज़ों को आप एक्सप्लेन करिए। इसके अलावा वितरण कहाँ पाई जाती है, कौन सा रीजन है, क्षेत्र जो है ना उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। होप सो कि आपको ये जो पार्ट था पेपर 3 का 6 जेपीएससी का और 7 to 10 जेपीएससी का वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
और हो सकता है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनका कुछ क्वेश्चन का आंसर हो सकता है मे बी ह्यूमन एरर की वजह से गलती हो। अगर आपको ऐसा फील हो या आप एकदम ऑथेंटिक सोर्सेस के बेसिस पे आप कह सकते हैं तो आप जरूर कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा कि कौन सा सवाल का गलत हो गया है। अगर गलत हो गया होगा और आप कमेंट करते हैं उसको वेरीफाई करेंगे, फिर उसके बाद उसको हम पिन कर देंगे उस मैसेज को, ठीक है। होप सो कि सारे बातें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।